हेलो एवरीवन। अभी तक आपने गुनाहों का देवता भाग 10 में सुना कि चंदर सुधा को पम्मी के घर जाने का और उसके साथ सिनेमा जाने का पूरा वाक्य बताता है और इसके बाद वह अपनी 1.5 महीने तक अपनी थीसिस कंप्लीट करने में बिजी रहता है। अब आगे। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम न मचाती हो और चार सुख दुख की बातें न कराती हो। बिंती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिंती जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था। शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताबें लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, अच्छा अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है, हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरे को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं और बहन भी आएगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहाँपुर में है। घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, 1 दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे, सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में से तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिंती के ससुर को ही देख चुके हो। अच्छा जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में गया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिंती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, बिंती बोली। दीदी तो गई हैं गेसु को बुलाने, आज गेसु की दावत है ना। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिंती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिंती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, ये क्या लाए, कुछ दीदी के लिए क्या? ये तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी, जंगली कहीं की। उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेंगी। अच्छा दीदी कैसी लगेगी घूंघट की काड़ में? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल ली है आदत ससुराल में रहने की, चंदर ने बिंती से कहा। अरे हमारा क्या, एक गहरी सांस लेते हुए बिंती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं?
चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा। फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठ बैठ के सोच रहे थे, बिनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है क्या? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते हैं आप, बिनती ने मुस्कुरा कर कहा, और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट है क्या? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे? सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए, बिनती बोली। क्या करेगी तू? चंदर ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान की बूंदें बनवा लेंगे, बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या? ये नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम जानती हो, चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़ी है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे डंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, बिनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ सारथिमल, उसने चंदर की ओर देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें? पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो ये गन्ना घर में बो देना और गडेरी खाना, अच्छा? और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोले या ना खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना खोल लेती हो और इसे पूछ के खोलोगी? अरे हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। यह तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है, डिबिया अपने वक्ष में छिपाकर सुधा बोली। तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ, चंदर ने कहा। लगाकर देखें? और उठकर सुधा चल दी। बिनती, 2 पकौड़ी तो दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तनकर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर मौका नहीं चूका और सुधा तो जैसे पानी पानी, गालों से लाज की रत्नारी लपटें फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के सामने से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं की, क्या देख रहे थे? बिनती इतने में तस्तरी में पकौड़ी रख कर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज अभी खो जाए तो डांड भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरली धर की अधरा, न धरी अधरा न धरोगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो गेसु आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिनती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिनती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली,
अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रख कर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज़ दिखाएंगे। जरा गेसू से बात कर रहे हैं, बिनती बड़े भोले स्वर में बोली। आइए हजरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हजरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे पर पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आदाब, बड़े तमीज़ से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा लिया। लो हलवा खाओ हजरत। हजरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसु ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हजरत उठ खड़ा हुआ, हम कह आए। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा ख़त्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, नहीं हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, जाओ। हजरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसु की गज़ल सुनो यहाँ बैठकर। आवाज़ आ रही है ना? फूल भी आई है, इसलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसु ने गाना शुरू किया, बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनीदा सा सुनने लगा। गज़ल ख़त्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो, सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, ले खा। और उसके मुंह में हलवा ठूस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसु के बारे में बताने लगी। गेसु गर्मियाँ बिताने नैनीताल जा रही है, वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी बैठी गेसु और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना, मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छिपाए हुई थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। जीजा जी की फ़ोटो, बिनती ने मुस्कुरा कर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फ़ोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे यह तो मिस्र है, कॉमरेड कैलाश मिस्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज सभी घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि मिस्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं। लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा है। कहते कहते चंदर की आंखें भर आईं। बिनती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निवाह किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है।
फौलाद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फ़ोटो रखाऊं वरना दीदी आ जाएंगी। बिनती ने फ़ोटो ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिनती, मुझे यह लगा कि ये कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा ही होता है ना, सहना पड़ेगा। बिनती बोली। हाँ सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने फ़ोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि ये फ़ोटो दिखा दें सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे। आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिनती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिनती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिनती? देख रही हूँ आपकी पलकें झपकती हैं नहीं। बिनती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था कि देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझें। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फ़ोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूँ? जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसलिए बिनती सेक सेक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंद्र चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूट छाट का विचार रखते थे। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है, कितनी मीठी लग रही हैं। एक तुम बनाती हो, मालूम ही नहीं पड़ता कि रोटी है कि सोख्ता। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिनती की हमसे ज़िंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिनती ने आँख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा बोली, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला। नहीं, खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफ़े बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा। क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली। अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा है उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा। इनाम देंगे इन्हें? सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से, बिनती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फ़ोटो देखी दीदी, सामने की थाली छूट गई, बिनती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फ़ोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फ़ोटो देखते हुए बोली, अच्छी लगी फ़ोटो, पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते ये, सुधा बोली। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई।
चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कही मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी, चंदर ने अंगूठी की ओर एकटक देखते हुए कहा। फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो, चंदर ने पूछा। हाँ हाँ कह तो दिया, अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में वाड़ी में अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण झलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा, देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा। सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शकल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसा मजाक ना पसंद करते हैं, समझेगी नहीं, इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वादा कर चुकी हो, चंदर ने बहुत अजीजी से कहा। वादा कैसा? तुम कब अपने वादे निभाते हो? और फिर यह धोखा देकर वादा कराना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे। हमारे मन में आता सो कहते, हमें इस तरह बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से की रोने लगी। चंदर स्तब्ध, उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ ही नहीं आता था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, किसी से नहीं करूँगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक पटक कर मर जाऊँगी। और मारे तैस के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें न जाने कहाँ की ताकत आ गई है, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने तभी जवान से कहा, छी सुधा, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ वही चंदर हो, और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दिया है, हमें पापा से ये उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, ये फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जवान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें ये मालूम नहीं था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप से सकती रही सुधा और फिर धधक कर उठी। कहाँ है वह फोटो? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास, मैं कहूँगी उनसे। हाँ, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया, चंदर ने डांट कर कहा। बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी, सुधा ने अकड़ कर कहा। नहीं रुकोगी? नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैश में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आईं। वह स्तब्ध, जैसे पत्थर बन गई हो। आंखों में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गईं, होठों में आवाजें जम गईं और सीने में सिसकियां जम गईं। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदर के घुटनों के पास सिर रख दिया और बड़ी भारी आवाज में बोली, चंदर, देखे तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा।
एक ऐसी निगाह जिसमें कब्र मुंह फाड़ कर जमाए ले रही थी। सुधा एकाएक फिर सिसक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर, सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और फिर सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पाँव को छाती से चिपकाए सोनी सोनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिजों से परे। दीवार पर घड़ी चल रही थी, टिक टिक। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा, हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदर बोला, सुधा, तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन में जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या इसीलिए आए हैं कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दें, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की सहनाई में बदल दें। गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं, और न तुम ही अख्तर हो चंदर। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज़्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देते। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्यों करूँ। तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो, तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले यह तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पाँव को अपने हृदय से और भी दबाकर कहा, सुधा, तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं। पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला, अब क्या तुम्हारा यह फ़र्ज़ है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ। और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फ़ोटो पसंद कराऊं। अगर तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे। तो तुम क्या चाहती हो, महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की ज़िंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था। हमें लोग क्या कहेंगे बताओ। आज तुम शादी न करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात और है ना सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है, ये तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है। यह तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें और बाद में विजयी हो, और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छाँव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहें तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा, जिस पर मुझे नाज था, वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी। हाँ, सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुँह छिपा लिया। क्या? यह मैं सुधा के मुँह से सुन रहा हूँ। छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है।
मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम? साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे कि सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की है? और आज मैं अपने कान से सुनूं। बोलो सुधी। चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फिर सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? बताओ, तुम्हीं पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा। जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे, इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर? तुम जो कहोगे मैं कर लूँगी। और फिर वैसे सकने लगी। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा। और इस लड़के के साथ तुम वहाँ पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा। झुककर चंदर के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से 2 आंसू छू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने कुर्ता पकड़कर बड़ी अजीजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होंठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिंदी आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिंदी ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिंदी ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसकी गर्म कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा झल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर लीं और ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेते हुए मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंदर बोला। मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।